नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के दिन बहन और बेटियों के हित में कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में कॉलेज में बेटियों को प्रवेश पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक मुश्त 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उनकी उच्च शिक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। उसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की भर्ती में महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध हुआ था, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं करते हुए 30% पद इस वर्ग के लिए रिजर्व किए। इतना ही नहीं, शिक्षकों की भर्ती में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का नियम बनाया। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि बहनों के नाम संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करना हो तो शुल्क केवल 1% होगा। ऐसी व्यवस्था हमने की है। रजिस्ट्री शुल्क 1% करने के कारण बहनों के पक्ष में 10% रजिस्ट्री ज़्यादा हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में महिलाएं पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, मेयर, नगर पालिका मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद बनी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाम बदलकर धोखा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू किया है। गुमशुदा बेटियों को सही सलामत घर लाने के लिए मुस्कान अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सही अर्थों में अगर देश का सशक्तिकरण करना है तो बहनों का सशक्तिकरण आवश्यक है। तो वहीं महिला स्व सहायता समूहों को सरकार की गारंटी और कम ब्याज पर लोन देने की व्यवस्था की जा रही है। हम आज इसी मसले पर बातचीत करने वाले हैं कि क्या सचमुच शिवराज सरकार ने बहन बेटियों के हित में बेहतर काम किए हैं। महिला सशक्तिकरण और मध्य महिला कल्याण के मामले में कौन सी पार्टी बेहतर काम कर रही है, इस विषय को लेकर के भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। शशिकांत शुक्ला प्रवक्ता हैं बीजेपी से, हिमानी सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल शशिकांत शुक्ला जी आपसे है। योजनाओं की बात तमाम कही गई है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई है, लेकिन आप पर सवाल उठाए जाते हैं तब भी यही उठाए जाते हैं कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा में सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो क्या केवल योजनाएं कहना या योजनाओं को घोषणा करना काम पार्टी का काम बन गया है? जमीनी स्तर पर कितने कारगर हो पाए हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 15 वर्षों में अभी के कार्यकाल के पूर्व 15 वर्षों में जो काम किया है उसका परिणाम भी सामने देखा है, जमीनी स्तर पर देखा है। ये बात तय है कि हमारी बहनों को सशक्त बनाने के लिए उनकी सुरक्षा संबंधित व्यवस्था और कानून भी बनाना आवश्यक है और उनको सशक्त बनाना भी आवश्यक है। तो योजनाओं के माध्यम से जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20,000 रुपए कॉलेज के प्रवेश में दिए जाएंगे, उनको उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और भी जो धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाया गया है ये सब हमारी बहनों के लिए ही बनाया गया है, तो इनको सुरक्षा देने का काम हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में पहली बार महिलाओं के प्रति किए गए अपराध, बलात्कार अपराध के संबंध में फांसी की सजा की व्यवस्था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की। 3 दिन में फांसी की सजा ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकाल में हुआ है। भाजपा की सरकार कार्यकाल में हर जिले में महिला थाने खोलने का काम किया गया है। महिलाओं के साथ यदि कोई अपराध होता है तो मुख्यमंत्री जी ने उनको आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। उनको स्वावलंबी बनाने का काम, स्व सहायता समूह में ऋण देने का काम, जो भी आपने कहा 50% आरक्षण देने का काम, पुलिस भर्ती में 30% आरक्षण देने का काम, और अब ये जो योजना आगे भी मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषित कर रही है, ये सब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से लगभग 30 लाख महिलाओं के खाते में 1,18,000 रुपए एफडी किया जा चुका है। सामने है कन्यादान योजना के माध्यम से लाखों लोगों का विवाह हो चुका, वो सामने है। तो ऐसे तमाम परिणाम सामने, आंकड़ों के रूप में सामने महिलाओं के लिए क्या काम किया गया। अब निश्चित रूप से धीरे धीरे हम ये चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होता है वो शून्य की स्थिति में आ जाए और महिला और सशक्त होकर हमारी बहनें पुरुष प्रमुख समाज में समानता के रूप में हो और पूरा समाज समानता के आधार पर हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, संकल्प भी है। और जो प्रयास पिछले 15 सालों में तमाम योजनाओं के माध्यम से हमारी बच्चियों को ड्रेस देना, साइकिल देना, स्कॉलरशिप देना, ये तमाम योजनाएं जो चालू की उसके माध्यम से, अन्य माध्यम से। लेकिन कांग्रेस का शुक्ला जी कांग्रेस का ये कहना है कि जो जब कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने उन योजनाओं को डबल कर दिया था, आपने फिर आकर के उन्हें सिंगल कर दिया। अरे लेकिन कांग्रेस की सरकार जब नहीं थी तो योजनाओं को तो उन्होंने शून्य किया हुआ था।
एक भी इन योजनाओं में से एक भी योजना महिलाओं के लिए कांग्रेस के पूर्व के 60 साल के कार्यकाल में लागू हुई क्या? क्या 60 साल सत्ता पर बैठ के कांग्रेस को नहीं लगा कि लाडली लक्ष्मी योजना लगाना चाहिए, हमारी कन्याओं को आर्थिक सहायता पहुंचे, पिता को चिंता, उसके साथ ही ब्याज भोजी द्वितीय दर्जे का व्यवहार होता है तो हम अपने लाडलियों को सहायता पहुंचाएं, एजुकेशन के माध्यम से पहुंचाएं, हम फांसी की सजा मुकर्रर करें, बलात्कार में हम फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले, हम थाने खोले, महिला थाने। ये एक भी काम क्या कांग्रेस के कार्यकाल में हुए? क्यों कांग्रेस 60 साल में सत्ता पर बैठ के महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए इन सारी योजनाओं में एक भी योजना नहीं लागू कर पाई? ये सारी योजनाएं हमने लागू की तो अब आप श्रेय ले रहे हैं कि 15 महीने में हमने उसको डबल कर दिया। अरे हम तो उसके जनक है, हमने तो उसको शुरुआत की और दिन पे दिन नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। आरक्षण से लेके सारी आर्थिक सहायता, एजुकेशन से लेके उनको सहायता समूह के माध्यम से या आर्थिक सहायता देकर के स्वावलंबन के माध्यम से समाज में मजबूत करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें एक भी काम कांग्रेस के कार्यकाल में केवल नारेबाजी के रूप में कोई काम रहा हो, परिणाम सामने जीरो रहा है। तो अब ये कांग्रेस के लोग यदि ये कहे कि साहब इसको हमने डबल कर दिया, चौबल कर दिया, इस पर न तो जनता विश्वास करेगी, न स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे, न हम करेंगे, न आप करोगे। ये तो कहने की बात है। इतना बड़ा यदि काम हो गया, इतने क्षेत्रों में काम हुआ, महिलाओं के लिए लगातार इतना काम हुआ, रात दिन महिलाओं के लिए काम हुआ, सरकार ने काम किया, अब कांग्रेस देख रही है साहब हम क्या कहें तो एक लाइन में सारा कुछ खत्म कर दो। तो ऐसे तो जुमलेबाजी से थोड़ी महिलाओं के लिए आपके द्वारा किए गए काम की प्रामाणिकता हो जाएगी, जनता का समर्थन हो जाएगा। अरे शिवराज जी ने तो लाडली लक्ष्मी योजना से लेके, सुकन्या योजना से लेके और तमाम योजनाएं, कन्यादान योजना से लेकर के जितने भी सशक्त कानून बनाए जो आज भी कर रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, उनको ऋण दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको स्वावलंबन दे रहे हैं, ये सारा काम शिवराज जी के कार्यकाल में पेपरों में, प्रेस में, चर्चा में, परिणाम में चलिए सामने। हिमानी जी भी हमारे साथ हैं। शुक्ला जी हिमानी जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। हिमानी जी आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि शिवराज सिंह को मामा कहा जाता है, वो खुद कहते हैं कि वो मामा हैं और वो अपनी बहनों बेटियों को लिए रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पर गिफ्ट दे रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि महिलाओं को लेकर के किस तरह का विकास शिवराज सरकार में हुआ है? मैं आपको बिल्कुल, आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। 14 अगस्त की बात है, मैंने अपनी बेटी, मेरी 2 बेटियां हैं, उनमें से उनसे कहा कि सुबह जल्दी उठना है, हमें कल 15 अगस्त की तैयारियां करनी है। तो मेरी बड़ी वाली बेटी ने मुझसे कहा मैं 15 अगस्त नहीं मनाऊंगी। मैंने कहा बेटा क्यों? तो बोली क्या हम आजाद हैं? बीइंग अ लड़की क्या मैं आजाद हूँ? मैंने अभी अभी न्यूज में पढ़ा कि एक माँ और बाप के सामने एक बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया। तो जब मम्मी पापा के सामने ये सब हो सकता है तो मैं किस बात की आजादी मनाऊं? ये सवाल अगर आप लोगों को नहीं झिझोड़ रहा है तो फिर हम सबकी संवेदनाएं मर गई हैं। कागज और घोषणाओं और टीवी में बोलने के लिए सब योजनाएं अच्छी हैं, धरातल पे ये स्थिति है कि मेरी 14 साल की बेटी ने मुझे आजादी का दिन मनाने के लिए मना कर दिया। कैसे तैसे हमने उसे समझाया और उसको बोला कि अपने ऊपर निर्भर करता है, हम सशक्त बनेंगे तो हमें आजादी मिल जाएगी। पर आप बताइए क्या ये बात सच्ची नहीं है? क्या उस दिन मैं अपनी बेटी की बात सुनकर भावुक नहीं हो गई होंगी? और अभी कुछ दिन पहले आपने जो ये घोषणाओं की बातें कर रहे हैं, इतने इतने ऊंचे तमगे लगाना चाह रहे हैं, आपने उन अतिथि शिक्षकों को देखा था जो राखी हाथ में लिए हुए मुख्यमंत्री निवास के सामने उठक बैठक लगा रही थी और आंसुओं से रो रही थी? क्या आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण कागजों पे और लाडली लक्ष्मी योजना, उन लाडली लक्ष्मियों को शादी के लिए, इस तरह की विवाह के लिए इन पैसों की क्या जरूरत है? आप उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए, सशक्त बनाइए, जो कानून है उनको सही तरीके से लागू कीजिए, उनको धरातल पर लेके आइए कि लड़कियां सच में समझे कि कुछ हो सकता है। आपको भी पता है कि ये जो चुनावों में जो दावे किए जा रहे हैं, आप निकाल के देख लीजिए, जितनी महिलाएं सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधि बनी हुई है, उनमें से कितनी अपने कार्यालयों पर जाती हैं और कितनी वास्तव में उस पद का प्रयोग करती हैं। उनकी पहचान फलाने के पति, फलाने की बहन, क्योंकि अगर महिला का आरक्षण हो जाता है तो नेता की पत्नी, पुत्री, बहू या किसी को भी उनके घर की महिला को टिकट दे दी जाती है, या उनके घर अगर आरक्षित सीट आ जाती है तो उनके घर काम करने वाली बाई को सीट दे दी जाती है जो उस जाति से बिलोंग करती हो। पर इस सब योजनाओं का महिला सशक्तिकरण से कोई वास्ता नहीं है। चलिए, आप भी देख रहे हैं 15 साल में मध्य प्रदेश की स्थिति। शुक्ला जी, ये बात कही जा रही थी जब जो शिक्षिकाएं आई थी, जो चयनित हो गई थी, वो उनकी मांग थी कि वो सिर्फ राखी बांध करके अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर जाएंगी यहाँ से, लेकिन उनमें किस तरह से डंडे बरसाए गए, उनके साथ कितनी बर्बरता की गई। क्या तब उस वक्त शिवराज सिंह चौहान उनके भाई मामा नहीं थे? तब महिला सुरक्षा कहाँ थी?
देखिए, शिवराज सिंह जी जब से राजनीति में आए तब से मामा की भूमिका में काम कर रहे हैं। सभी महिलाएं उनकी बहन है, उनके भाई है, बेटी है, इस दृष्टि से काम कर रहे हैं। जब से सत्ता पर बैठे और रात दिन सेवा कर रहे हैं। किसी एक घटना किस कारण से कैसे भी उसको लेकर के इतने बड़े उनके त्याग और तपस्या और रिलेशन को जो रिश्ता एक उन्होंने बनाया उसको खत्म कर देना कि उस समय मामा कहाँ गए थे, उस समय मामा, ये सब झूठा है, ये कह देना उचित नहीं होगा। उनकी सेवाओं को देखिए, उनके कार्य को देखिए, जितनी योजनाएं मैंने गिनाई है ये केवल कागज में नहीं, उनके घरों में। आप जैसे बहन जी ने कहा लाडली लक्ष्मी शादी के लिए नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से जो आर्थिक सहायता वो विभिन्न क्षेत्रों में दी जा सकती है। केवल वो तो मैंने उदाहरण बताया था। ऐसे तमाम क्षेत्रों में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, चाहे आज जनप्रतिनिधि क्षेत्र में देखें, 60 साल सत्ता पर जब कांग्रेस रही तो हमारी महिलाएं चूल्हा चक्की और घूंघट से बाहर नहीं निकल पाती थी। बेचारी हमारी बहनों को कितना कष्ट था, उनके साथ अपराध होता था वो घर में नहीं बता सकती थी। थाने के रजिस्ट्रेशन तो छोड़ो, आज थानों में खुल के हमारी महिलाओं को कॉन्फिडेंस दिया गया, आत्मविश्वास दिया गया। थाने में उनका कोई भी अपराध होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, थाने है, फांसी दी जा रही है, बलात्कार में फांसी जैसी कठोर से व्यवस्था की गई है। सरकार को जो देखिए करना चाहिए सरकार बिल्कुल कर रही है। इन कार्यों की पूर्व में भी अपेक्षा थी जो कार्य नहीं किए गए, मेरे कहने का मतलब। और आज ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, परंतु फिर भी यदि ये कोई जघन्य अपराध आज होता है तो ऐसा नहीं है। बहन ने जो घटना बताई, निश्चित रूप से ये घटना बड़ी निंदनीय है और दिल को कचोटने वाली। उसकी उनकी बच्ची हो, मेरी बच्ची हो, हर बच्ची को डर लगेगा और हमें भी डर लगेगा। लेकिन ऐसी कोई घटना यदि मध्य प्रदेश में हो रही है तो हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट खोल के फांसी चढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सारा काम प्रारंभ हो गया है। अलग से थाने खोले जा रहे हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। महिलाओं से संबंधित कोई भी प्रकरण यदि आता है तो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं जा रहा है। एक जमाना था घर से नहीं निकल पाती थी, महिलाओं के संबंध में किए गए अपराध के 50% मामले तो घर में ही दब के खत्म हो जाते थे। 25% मामले कंप्रोमाइज चले जाते थे। 10% मामले थाने तक पहुंचे, वो भी आगे रजिस्टर्ड हुए नहीं हुए। ये आज हमारी मीडिया भी इतनी प्रखर होकर जगह जगह नहीं उपस्थित थी कि हर मामले की रिपोर्टिंग कर पाए। कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता था। आज तो कम से कम मीडिया है, गांव-गांव की घटना सामने आती है। अगर कोई छोटी सी भी घटना होती तत्काल संज्ञान लिया जाता है, तत्काल रजिस्टर किया जाता है। महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया जाता है, सुरक्षा देने का काम किया जाता है। और मध्य प्रदेश क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की सरकार क्षेत्र में कर रही है। महिलाओं के एजुकेशन के क्षेत्र में आज आंकड़े आप देख लीजिए, कितनी महिलाएं हमारी राजनीतिक क्षेत्रों में काम कर रही है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, एजुकेशन क्षेत्र में महिलाओं का, हमारी बच्चियों का प्रतिशत कितना बढ़ा है कॉलेज में, स्कूल में। आप नौकरियों में देखिए हमारी महिलाओं का प्रतिशत कितना बढ़ा है। आप व्यापार में देखिए हमारी महिलाओं की पार्टिसिपेशन कितनी प्रतिशत में बढ़ी हुई है। तो ये सर, महिला उत्पीड़न के केस के मामले में क्या कहेंगे आप? जी, महिला उत्पीड़न के जो मामले आते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? महिला उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी बहनों के साथ यदि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, किसी प्रकार का भी अपराध करता है, उत्पीड़न करता है, तत्काल मुकदमा रजिस्टर करके जेल भेजा जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी, हमारी बहनों को न्याय दिलाया जाएगा और उनको सुरक्षा भी दी जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और उनका संकल्प है। तो इतना सब काम देखते हुए मुख्यमंत्री जी के बहन और भाई का, मामा का संबंध अटूट बना हुआ है, बहन भाई का संबंध अटूट बना हुआ है और आगे भी मामा और भाई की तरह मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की भाइयों के लिए और मध्य प्रदेश की बहनों के लिए काम करते रहेंगे। उनके आज तक के काम किए गए को देख करके सामने साबित होता है कि मुख्यमंत्री जी के पूर्ण विकास और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वावलंबन मध्य प्रदेश बनाने के क्षेत्र में सबसे बड़ी भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। उसके लिए संकल्पित है मुख्यमंत्री जी। महिला वर्ग को समानता के आधार पर, स्वावलंबन के आधार पर स्थापित करना चाहते हैं। उनके लिए जो भी योजना, सुरक्षा, कानून बनाना वो बना रहे और आगे भी बनाए। चलिए हिमानी जी, एक सवाल ये है कि कांग्रेस कहती है कि हमने जितने भी कम समय के लिए हम सरकार में आए, जो योजनाएं थी उनका जो लाभ था वो हमने 2 गुना कर दिया था। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इससे पहले आपने क्या किया, इससे पहले भी आपकी सरकारें थी, उस समय आपने महिलाओं को लेकर कोई काम नहीं किया। जब बीजेपी ने एक बेस तैयार कर दिया उसके बाद आप श्रेय लेने आ गए। जी सर, एक बात बताइए, मैं जब मेरी पढ़ाई हो रही थी या जब मेरी नौकरी की बात चल रही थी या जब मेरी शादी हुई तब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। हम 3 बहनें थी, हमारे घर में कोई भाई नहीं था। हमें महिला सशक्तिकरण का घुट्टी पिला पिलाकर ही अपने माता पिता के द्वारा हमारी परवरिश की गई। हमने तीनों बहनों की शादी बिना 1 रुपया दहेज दिए उस शासन काल में की। कहाँ से वो शक्ति मिली, इसका जवाब आप मुझे दें या ढूंढने की कोशिश करें, ये देख लीजिए। ये हमने किया, ये उस समय की सोच थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो महिलाओं के नाम रजिस्ट्री में जो छूट की बात है, आप मुझे बताइए 90% लोग लोन करवा के प्रॉपर्टी खरीदते हैं आजकल।
और वो लोन जब होता है, जो घर में कमाने वाला व्यक्ति होता है उसके नाम से बैंक लोन देती है, वो महिला नहीं होती तो रजिस्ट्री उसके नाम से हो नहीं पाती। तो आप बताइए ये खोखली घोषणा है या नहीं है? जब आप महिलाओं को रोजगार का अधिकार नहीं देंगे, उनको किस्तें चुकाने के लिए सक्षम नहीं बनाएंगे, तो वो रजिस्ट्री कैसे कराएंगे अपने नाम से? आजकल कितने लोग हैं जो एक मुश्त कैश देके, और अगर एक मुश्त कैश देके प्रॉपर्टी खरीदनी भी है तो कोई महिला वो प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदेगी? रोजगार के ऐसे कोई साधन आप उपलब्ध करवा रहे हैं, आप ऐसी कोई चीज दे रहे हैं जिससे कि वो अपनी प्रॉपर्टी का लोन भर सके, किस्तें चुका सके, तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से ये योजनाएं जो है ये फायदेमंद है। हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना इसलिए जरूर काम आती है कि चुनाव के वक्त अब कार्यकर्ता लोगों के घर में जाके बैठते हैं कि आप देखिए आपकी बच्ची 18 साल की होने वाली है, अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो आपके पैसे डूब जाएं। बस ब्लैकमेलिंग के लिए लाडली लक्ष्मी योजना काम आती है, बाकी इसका ऐसा कोई धरातल पर बहुत सारी नियम शर्तों के बाद लाडली लक्ष्मी योजना में लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। शुक्ला जी, जी इस तरह की जो समस्याएं बताई हैं, क्या ये वाकई समस्याएं हैं? बहन जी, तो केवल इन स्वर्णिम योजना और इनका जो गरीबों को लाभ मिल रहा है, हमारे गरीब महिला बच्चियों को, जिनके चेहरे में मुस्कुराहट आई है, जिनके चेहरे में आत्मबल आया कि कोई तो ऐसी सरकार है जिनने हमारे महिलाओं बच्चियों के एजुकेशन, पढ़ने, स्वावलंबन, रोजगार और कठोर कानून बनाने की सुरक्षा के लिए काम किया है। इस बात को लेकर आशा जागी, संबल बंधा, ये संबल को तोड़ने का काम कर रही है। ये उन गरीब महिलाओं के चेहरे में जो मुस्कुराहट है उसका मजाक उड़ा रही है कि साहब लाडली लक्ष्मी योजना में जो है ये कुछ नहीं होता, आंकड़े है, डराने का, ब्लैकमेलिंग का काम होता है। अरे उसमें ब्लैकमेलिंग का सवाल क्या है? ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, इसमें ब्लैकमेलिंग की कोई जैसी बात ही नहीं आती। और ऐसे मुद्दे उठाना मुझे उचित नहीं लगता। दूसरी बात, अभी रजिस्ट्री की बात जो बहन जी ने कही, तो ये उनका आशा ही नहीं समझ पाई कि 1% रजिस्ट्री का मतलब क्या है कि 1% चार्ज लगेगा, छूट मिलेगी। वो छूट इसलिए दी जाती है, वो छूट इसलिए दी जाती है कि भारतीय समाज में महिला को दोयम दर्जा था, महिलाओं के नाम प्रॉपर्टियां नहीं खरीदी जाती, जबकि पुरुष के नाम खरीदी जाती थी। चुका नहीं सकते, लोन हमारे नाम से नहीं होगा तो रजिस्ट्री मेरे नाम होती है। मेरी बात सुन चुका, वो सुन चुका, मेरी बात सुन हिमानी जी, आप समझ नहीं पा रही हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं। शुक्ला जी का कहने का मतलब ये है कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जो सक्षम हैं, वो कम से कम महिलाओं के नाम से इसीलिए खरीदेंगे कि उन्हें कम से कम रजिस्ट्री के प्रतिशत का छूट मिलेगी। बताइए कोई योजना सक्षम लोगों के लिए चलाई जाती है कि असक्षम लोगों के लिए चलाई जाती है? छूट की जरूरत किन लोगों को होती है? सक्षम व्यक्ति को कैसी भी रजिस्ट्री करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसको छूट की क्या जरूरत है? केवल महिलाओं को बनाएंगे योजनाओं का असली लाभ मिलेगा। अगर सक्षम लोगों, प्रॉपर्टी हो, उनका भी वजूद समाज में बने, आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसके लिए एक कानून बनाया गया कि 1% में हम रजिस्ट्री कर देंगे, महिलाओं को छूट दे देंगे, ताकि ये पुरुष प्रधान समाज में जो प्रॉपर्टी केवल पुरुषों के नाम खरीदी जाती है वो हमारी महिलाओं के नाम भी खरीदी जाए, उनको भी आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, उनके अंदर भी भावनाओं की सरकार कुटुंब में कानून बनाया जाए। लेकिन महिला यदि कमाती नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती। ये विषय अलग है, महिलाओं को स्वावलंबित किया जा रहा है और वो आगे चल के कमाएंगी, खरीदेंगी। लेकिन वर्तमान में जो लोग सक्षम है, जो केवल पुरुष के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे, वो महिलाओं के नाम से लो, महिला भागीदार सक्षम लोगों के लिए है, जरूरतमंदों के लिए नहीं है, सक्षम लोगों के लिए ये योजना है। तो फिर आप बता दीजिए जनता तक कैसे पहुंचेगी? ये सबके लिए योजना है, ये हमारी महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदे, उनको भी स्वावलंबन दे, उनको भी मालिकाना हक दे। मांग से मिलने वाली चीज आजादी नहीं होती है कि महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी नहीं जाती। कोई मुझे गिफ्ट देकर प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं होगी। सशक्तिकरण के लिए बनाया गया एक कदम है। सर, इनका हो जाए तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी हिमानी जी बोलिए। आप बताइए, आजादी मांग कर नहीं ली जाती। अगर कोई मुझे कोई चीज इसलिए खरीद के दे रहा है, मेरा पति या मेरा पिता या मेरा भाई, कि उसको लोन में छूट मिल जाएगी, तो उस प्रॉपर्टी पे मेरा कितना अधिकार होगा, उसे खरीदने बेचने की मुझे कितनी स्वतंत्रता होगी, ये धरातल पे आप खुद समझ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि सक्षम लोगों के लिए है तो फिर इसलिए जनता के लिए तो है ही नहीं। आपको भी पता है कि कितने लोग इतने सक्षम होते हैं जो किस्त में प्रॉपर्टी अपने घर की महिलाओं को दिलवा सकते हैं। हमें जरूरत उन लोगों के लिए जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, वो लोग इस छूट का फायदा उठा सके, वो लोग अपने लोन की किस्त बढ़ सके। अगर कोई योजना उनके लिए होती है तो वो जनता की योजना कहलाती है। सक्षम लोगों की योजनाओं से आप समझे नहीं रह सकते।
उसको भी उनको भी इसमें छूट का फायदा मिलता है। कुल मिलाकर ये जो परंपरा है कि सारी प्रॉपर्टीज पुरुषों के नाम कुटुंब में हो तो महिलाओं की भागीदारी बने, मालिकाना हक बने। सरकार महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी लाने के लिए ये प्रोत्साहित स्कीम लेकर के आई। इसमें बुराई क्या है? इसमें महिलाएं तो सशक्त हो रही बहन जी, इसमें क्या दिक्कत कैसे हो रही है भैया, कैसे हो रही है? सुनिए मैं बता रहा हूँ, कैसे हो रही है? मैं बता रहा हूँ, हर परिवार के आंकड़े उठा के देख लीजिए। किसी जमाने में किसी परिवार में महिला के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। आज हर परिवार में आधी प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम है। उस प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार उसे सशक्त बनाता है, वो अभी भी उसे प्रयोग नहीं कर सकती। कागज में भी हमारी महिलाएं मालिकाना हक रखती है तो कानूनी रूप से पूरा बिल्कुल हक हिमानी जी, होता है। अगर किसी प्रॉपर्टी का आपके नाम रजिस्ट्री है तो स्वाभाविक तौर पर आप उसकी मालकिन हैं जी, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, आप उसको बेच सकती हैं, आप उसको ट्रांसफर कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे घर के किसी पुरुष ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए और मुझे चुपचाप बिठाया और साइन करवाए, तो अगर मैं वो कर देती हूँ तो फिर उस प्रॉपर्टी का जो छूट का उपयोग हुआ वो तो सिर्फ उस जो 1% की छूट थी उसके लिए हुआ ना। जब तक आप नारी को सशक्त नहीं बना सकते, जब तक आप नारी को, क्या बात कर रहे हैं आप कि वो जमाने चले गए? आप बताइए मध्य प्रदेश के आप बताइए वो पेड़ पे लटकी हुई लड़कियां आप भूल चुके हैं जिनको उनके घर वालों ने किया मारा था कि वो अपने मारा सरकार बैठी हुई है। महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। ये उस जमाने की बात है जब महिलाओं के खिलाफ संरक्षण नहीं होता था। आज की सरकार बैठी है कि महिलाओं को यदि किसी प्रकार का अत्याचार किया जाएगा, उनको अत्याचार किया जाएगा, सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी, महिलाओं को पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा। यदि किसी प्रॉपर्टी की मालिक है वो तो उनकी मर्जी से कार्रवाई होगी, कोई दबाव नहीं दे सकता। देगा तो कानूनी कार्रवाई सरकार करेगी। इसके लिए सरकार संकल्पित और यही व्यवस्था आगे बढ़ रही है। आप वो पेड़ पे लटकी हुई लड़की भूल चुके हैं जो मामा के घर चली गई थी, उसके घर वालों ने उसको मारा था। तो जब मामा के घर जाने पे इस तरह मारा जा सकता है तो प्रॉपर्टी उनके हथियारों को सबको जेल भेज दिया गया। बड़ी बात है, सारे हथियारों को जेल भेज दिया गया है, किसी को नहीं भूला जाता। यहाँ पर ये भाजपा की सरकार है, यहाँ जो भी गलत करेगा सब जेल में जाएंगे, न्याय मिलेगा, उनको दंड मिलेगा और दंडिक व्यवस्था स्थापित की जा रही है और भय भी कायम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति कोई अपराध करेगा तो कड़ी सजा मिलेगी और उसके कारण महिलाओं के प्रति अपराध धीरे 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 नियंत्रण में आ भी रहे। चलिए शुक्ला जी, एक सवाल और है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर जिस तरह की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जितने डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है, जितनी फॉर्मेलिटीज करवाई जाती हैं, उससे कई लोग परेशान हो जाते हैं और वाकई में जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं वो लोग इन चीजों में ही फंसकर रह जाते हैं, उनको उस योजना का सही से लाभ नहीं मिल पाता। निश्चित रूप से सरकार इसमें अपने सरकारी अमलों के माध्यम से भी जो भी अशिक्षित महिलाएं हैं या जो भी वर्ग है जो लाभ उठाना चाहता है उनको इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की जो अज्ञानता है या उनकी कठिनाई होती है उसको सरलीकरण करने का सरकार अपने कर्मचारी को अधिकारी को माध्यम से प्रयास कर ही सकती। निर्देश भी है किसी भी डिपार्टमेंट में यदि कोई स्व सहायता समूह या कोई भी जाता है उसको कोई आवश्यकता है तो बाकायदा उसको सरल भाषा में सरलीकरण के साथ सारी बातें समझाई भी जाती है और उनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाने में सरकार सहयोग भी करती है यदि सही है तो सरकार इस ओर बिल्कुल सजग है और सारे डिपार्टमेंटों को निर्देश भी है कि महिलाओं के संबंधित योजनाओं का लाभ गरीब अशिक्षित महिलाओं तक पहुंचे। जो नहीं समझ रहे हैं वहां तक सरकार आगे बढ़ के समझाए, उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा कराए, उनकी योजना का सारी हरताएं पूरी कराए और उनको लाभ दे। और ये काम तेजी से जारी, आने वाले समय में ये कंप्लेंट भी खत्म हो जाएगी। हमारी महिलाओं 100% महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा हर क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण हो, गरीब हो, अमीर हो या शहरी क्षेत्र की महिला। चलिए हिमानी जी, आप बात कर रही थी कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को नौकरी से संबंधित आपने बात की। बीजेपी ने कहा है कि 50% जो शिक्षकों की नौकरी है उसमें उनकी सीटें अलग से रखी जाएंगी। अगर पुलिस की भर्ती है तो उसमें 30% महिलाओं को स्पेशल तौर पर रखा जाएगा। तो ये भी तो महिलाओं के क्षेत्र में एक कदम है ना। तो आपने उसका धरातल पे तो अभी कुछ दिन पहले वो अभी जो अतिथि शिक्षकों का सीन था वो देख चुके हैं सभी, पूरा मध्य प्रदेश का पूरा भारत वो दृश्य देख चुका है कि धरातल पे ये योजनाएं कितना काम कर रही हैं। कि तो 2023 की चुनाव की तैयारियों की घोषणाएं आप भी समझ सकते हैं। रही बात इसकी कि आप लोग शायद मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं कि आप कोई भी अधिकार महिलाओं को दें जब तक आप उनको इस शिक्षित, आत्मनिर्भर और इतना वो नहीं बना देते कि वो अपने अधिकारों को यूज कर सके। मिल गए वो जो मिले हुए अधिकार होते हैं उनको भी पुरुष ही उपयोग करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है
तो जब तक आप नहीं बनाते इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। जब एक लड़की अपनी मर्जी से अपने मामा के घर नहीं जा सकती, फोन पे अपने भाई से बात नहीं कर सकती, उसके घर वालों से मारते हैं, तो आप बताइए प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए मारपीट या जबरदस्ती हस्ताक्षर नहीं करवाए जा सकते क्या किसी घर की महिला से? क्या वो उस प्रॉपर्टी को लेके ठीक है, आप चाहती हैं कि पहले महिलाओं को एजुकेटेड किया जाए, उसी पहले की साथ साथ दोनों चीजें साथ साथ हो, उनको उनके अधिकारों के लिए पूरी तरह जागरूक किया जाए, उनको इस लायक बनाया जाए कि वो अपनी चीजों को खुद अपने कंट्रोल में ले सके। उनको मालूम हो कि अगर उनके नाम खेती की इतनी जमीन है तो वो किस तरह उसे ठेके पे दे सकती हैं, उनके क्या क्या अधिकार है, तब वो उनका प्रयोग कर तो सकती बिल्कुल हैं। इसी के लिए ही यह सरकार ने एक योजना, ये कॉलेज एडमिशन के साथ ही 20,000 रुपए देने की बात कही है। ये भी शायद उनके लिए बेहतर काम कर सकती है। सर आपको एक बात बताती हूँ मैं, मेरी आज इंदौर शहर में किसी भी छोटे से छोटे स्कूल की फीस 50,000 रुपए पर प्रति वर्ष से कम नहीं है, और हमने अपने पूरे एजुकेशन में 50,000 रुपए खर्च नहीं किए थे। ठीक है, उच्च शिक्षा पाई है, डबल पोस्ट ग्रेजुएट और ये सब। अब जो शिक्षा का प्राइवेटकरण हो रहा है, उसमें भी बात वही आती है कि जो लोग सक्षम हैं वही उन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शिक्षा का स्तर उस तरह से नहीं दिया जाता कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। तो सरकारी शिक्षा को सस्ती, सर्वसुलभ और क्वालिटी में अच्छा बनाया जाए, तब आप इन अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे, तब वो आपसे भी, सरकार से भी अपने अधिकार लड़के मांग सकती हैं कि हमें इतना आपको देना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में चर्चा के साथ। और महिला सुरक्षा पर अब पार्टी ने बेहतर काम किया है, ये दावा है बीजेपी का। तो वहीं शिवराज सरकार ने रक्षाबंधन के दिन कई और घोषणाएं भी कर डाली, तो वहीं विपक्ष इस पर निशाना भी साध रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।